हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बार हम हेल्प को एज ए वर्ब यूज करते हैं किसी सेंटेंस में और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्प को हमने एज ए मेन वर्ब यूज किया किसी सेंटेंस में, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया और उसके बाद हमें कोई वर्ब यूज करनी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे इस वर्ब की, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में हेल्प को एज ए वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वर्ब है, पहली बात तो ये है कि ये वर्ब अपनी बेस फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये अपनी बेस फॉर्म में यहाँ पर आएगी। दूसरा, इसके साथ आप टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, टू भी लगाकर इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ये टू लगाएं ही लगाएं। अगर आप टू लगाएंगे तो ये अननेसेसरी होगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे टू लगा सकते हैं बस। लेकिन अगर आप टू नहीं भी लगाएंगे, आप टू को अगर ड्रॉप करके भी चलेंगे तो भी सेंटेंस ग्रामेटिकल सही रहेगा। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस देखिए, प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे हमने हेल्प को एज ए वर्ब यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, मी के बाद यहाँ पर देखिए ये वर्ब है अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड से पहले पहली बात तो ये है कि अंडरस्टैंड अपनी बेस फॉर्म में है। ठीक है, अंडरस्टैंड जो वर्ब है ये अपनी बेस फॉर्म में है और अंडरस्टैंड से पहले हमने यहाँ पे टू का प्रयोग किया है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सही है, गलत नहीं है, ग्रामेटिकल सही है। लेकिन हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए हेल्प यहाँ पर भी मेन, यहाँ पर भी वर्ब है और इसके बाद मी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर अंडरस्टैंड जो है ये वर्ब है। तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंड वर्ब है ये इसकी बेस फॉर्म है, मतलब अंडरस्टैंड को यहाँ पर इसकी बेस फॉर्म में प्रयोग किया गया है और इससे पहले यहाँ पर जो ये टू था इसको हमने यहाँ पर हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इस ऐसे में अगर आप इस तरह से टू का प्रयोग करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म से पहले उन सेंटेंसेस में जिनमें हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद इस तरह से जब आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे तो इस वर्ब की बेस फॉर्म से आप टू लगा कर भी चल सकते हैं और उस टू को आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, टू लगाएंगे तो ये अननेसेसरी होगा, इसको आप अगर लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा या आप लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगा भी सकते हैं और आप इसको हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए, आई हेल्प्ड देम टू क्रॉस द रिवर। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर हेल्प को एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखा है और ऑब्जेक्ट के बाद ये देखिए यहाँ पर ये वर्ब है। तो पहली बात तो है कि ये वर्ब इसकी बेस फॉर्म में है। ठीक है, ये इसकी बेस फॉर्म है क्रॉस की और उससे पहले टू लगा हुआ है। तो यहाँ पर टू लगा हुआ है, ये सेंटेंस सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हेल्प्ड देम क्रॉस द रिवर। ठीक है, यहाँ पर हमने इस टू को हटा दिया है। तो इस तरह से आप अगर किसी सेंटेंस में आप हेल्प को एज ए वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो फिर उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर आप कोई वर्ब यूज करते हैं तो उस वर्ब को आपको बेस फॉर्म में यूज करना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप वो वर्ब बेस फॉर्म में रखें। उसके बाद उससे पहले आप टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार आप ऐसे सेंटेंस बुक्स में अक्सर पढ़ते होंगे कि जहाँ पर हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ बुक्स में जो अगर ऑब्जेक्ट के बाद इस तरह से अगर वर्ब लिखी हुई है तो कुछ बुक्स में तो ये टू लगा रहता है, कुछ नहीं लगा रहता, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये टू ज़रूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टू है ये यहाँ पे आप लगा कर भी चल सकते हैं और इसको हटा कर भी चल सकते हैं। अगर आप हटा देंगे तो भी सेंटेंस सही है, अगर आप लगा देंगे तो भी सेंटेंस सही है, लगा देंगे तो भी ये अननेसेसरी ही रहेगा। ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी यही दी जाती है कि यहाँ पर हम इसको ड्रॉप करके चलते हैं, क्योंकि अगर इसको ड्रॉप कर भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लगा देंगे तो ये अननेसेसरी है। ठीक है, तो इसको हम हटा के चलते हैं, प्रायोरिटी हम यही देते हैं कि इसको हम हटा देते हैं। लेकिन अगर इसको हम लगा भी दें तो कोई सेंटेंस गलत नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेल्प को हमने यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज़ कर रखा है इन सेंटेंसेस में। यहाँ पर हेल्प जो है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है, यहाँ पर भी हेल्प को हमने एज ए मेन वर्ब यूज़ किया है। अब यहाँ पर ये जो वर्ब, ये जो हेल्प है, तो इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज़ ना करके कुछ सेंटेंसेस में इसको हम जीर्ण की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हेल्प किसी सेंटेंस में अगर जीर्ण की तरह यूज हो रही है और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ठीक है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, ये हेल्प यहाँ पर तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये हेल्प जो है यहाँ पर तो मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हेल्प मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होती सेंटेंस में, उसको जीरंड की तरह यूज किया गया होता है, पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया होता है।
और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद फिर ये वर्ब होती है। तो वहाँ पर भी आपको यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पर जीरेंड और जीरेंड के साथ साथ कई बार ये टू इन्फिनेटिव के केस में भी आ सकती है। जैसे हमने लिख दिया टू हेल्प, ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद फिर एक और वर्ब आएगी, तो वहाँ पर भी आपको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए आप, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस टू रिपेयर द कार। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद देखिए ये जीरेंड है हेल्पिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है लेकिन फिर भी ये फॉर के बाद आ रहा है और हेल्प है वर्ब यहाँ पर, क्योंकि जीरेंड जो होते हैं वो भी हेल्प जो भी वर्ब से ही बनते हैं वो भी। तो यहाँ पर ये हेल्प जो है ना एक जीरेंड है, तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसके बाद देखिए ये वर्ब आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ब है, तो पहली बात तो ये वर्ब बेस फॉर्म में है और इससे पहले आप ब्रैकेट में टू मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये टू आप लगा भी सकते हैं और इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आवर मेन टास्क इज टू हेल्प द कंपनी टू बिकम प्रॉफिटेबल। अब यहाँ पर देखिए हेल्प टू इन्फिनेटिव के केस में आई है यहाँ पर, ठीक है। जो हेल्प है यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब नहीं थी हेल्प, यहाँ पर भी मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव के उसमें लिख रखी है, टू इन्फिनेटिव के रूप में लिख रखी है। तो यहाँ पर भी देखिए टू इन्फिनेटिव के बाद जो है, मतलब हेल्प से पहले जब टू लगा है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसके बाद फिर अगर कोई वर्ब आ रही है तो ये वर्ब यहाँ पे हम इसकी बेस फॉर्म लिखेंगे और इससे पहले आप टू ड्रॉप करके भी चल सकते हैं और इस टू को आप प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि भाई अगर हेल्प के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके बाद कोई वर्ब यूज करते हैं तो ये वर्ब जो है अपनी बेस फॉर्म में रहेगी, ठीक है। ये जो वर्ब है अपनी बेस फॉर्म में रहेगी और इससे पहले आप टू लगा भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जो वर्ब है ना इसके साथ आप आईएनजी कतई ना लगाएं। अगर आप आईएनजी लगा दें इसके साथ तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेंटेंस, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड माई रिंग, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई रिंग, क्योंकि यहाँ पे हेल्प एज ए मेन वर्ब है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद ये जो वर्ब है फाइंड, ये इसकी बेस फॉर्म में लिखी हुई है, इससे पहले आप टू हटा भी सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं। लेकिन आप इस सेंटेंस को ऐसे ना लिखें क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, हेल्प को एज ए मेन वर्ब यूज़ किया है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है और इसके बाद देखिए फाइंडिंग लिख दिया है, तो आप यहाँ पे आईएनजी लगा दिया है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ना लिखें। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।